कंपनी में जब एक्सपेंस का इनवाइस आता है तो क्या अकाउंटेंट सिर्फ एंट्री पास करता है या उससे पहले एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है? हाय एवरीवन, माय नेम इज सी एस Saurabh Bharadwaj and I am currently working with a leading MNC and I have around 8 years of hands-on experience in corporate finance and accounting role. So through this channel, my objective is to help understand accounting in a practical and real corporate environment rather than just theoretical knowledge. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रियल कंपनी में एक्सपेंस की अकाउंटिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। इनवाइस रिसिप्ट से लेकर जीएसटी का इम्पैक्ट देखना, टीडीएस डिडक्ट करना, इंटरनल अप्रूवल लेना और सबसे लास्ट में एक्चुअल पेमेंट करना, ये सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अ, इस वीडियो का पर्पज है आपको कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करना है वेन एवर यू गॉट अ वेंडर इनवाइस। इसके साथ साथ अगर कभी इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसेस क्या होता है, तो आप प्रॉपरली बता पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक वेंडर है। जैसे हमने हमारा ऑफिस रेंट पे है, तो लैंडलॉर्ड हमारे लिए एक वेंडर। तो लैंडलॉर्ड हर महीने हमें 50,000 रुपये रेंट का इनवाइस देता है, प्लस वो 9,000 जीएसटी उस पर चार्ज करता है। तो टोटल इनवाइस की वैल्यू आती है 59,000। ठीक है। तो एक केस हो गया कि आपके पास 59,000 का इनवाइस आया। ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होंगे? सबसे पहला स्टेप होगा इनवाइस रिसीविंग का। सबसे पहले आप इनवाइस रिसीव करोगे वेंडर से। इनवाइस कैसे रिसीव करोगे? या तो ईमेल के थ्रू या फिजिकल कॉपी के थ्रू, या दोनों में हो सकता है, मे बी ईमेल और फिजिकल कॉपी दोनों ही आपको रिसीव। ठीक है। तो स्टेप वन हो गया रिसीविंग इनवाइस। देन स्टेप टू में आप इनवाइस को वेरीफाई करोगे। वेरीफाई क्या करोगे आप? सबसे पहली चीज, जब भी किसी इनवाइस पे जीएसटी चार्ज होता है तो इनवाइस के ऊपर लिखा होना चाहिए टैक्स इनवाइस। वेंडर का जीएसटी नंबर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी कंपनी का, आप जिस कंपनी में अकाउंटेंट हो, उस कंपनी का नाम, कंपनी का जीएसटी नंबर और कंपनी का एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा इनवाइस की डेट और इनवाइस का नंबर भी वैलिड होना चाहिए। इनवाइस की डेट का मतलब ये है कि जैसे मान लो अभी जनवरी 26 चल रहा है, 2026, गलती से इनवाइस पे जनवरी 2025 लिखा हुआ है, तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करोगे? ठीक है। तो दूसरा स्टेप हो गया इनवाइस वेरिफिकेशन। एंड थर्ड स्टेप इज जीएसटी चेक। आप ये चेक करोगे कि जीएसटी का रेट करेक्ट है या नहीं। सपोज 18% जीएसटी लगा है रेंट पे, तो 18% क्या है, करेक्ट है? ये जीएसटी का रेट आप चेक करोगे, जैसे हमारे केस में 18% करेक्ट है। और सेकंड, जीएसटी में चेक होता है कि जीएसटी वेंडर का जीएसटी स्टेटस देखोगे। जीएसटी स्टेटस आप कैसे चेक करोगे कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है? इसके लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। आप gst.gov.in पे लॉग इन करोगे। वहां पे एक ऑप्शन होता है सर्च टैक्स पेयर। सर्च टैक्स पेयर में आपको वेंडर का जीएसटी नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, फिर आपको सबमिट करना है, जिससे एक विंडो खुलेगा। उस पर आपको दिखाएगा कि वेंडर का जीएसटी एक्टिव है या इनएक्टिव। ओके। एंड फोर्थ स्टेप होता है टीडीएस अप्लीकेबिलिटी। जब भी कोई वेंडर का इनवाइस आए तो ये टीडीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको ये चेक करना है कि क्या इस एक्सपेंस पे टीडीएस अप्लीकेबल है। जैसे हमारे एग्जांपल में रेंट, रेंट पे टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194I, प्लस इसका एक एनुअल थ्रेश होल्ड लिमिट है रेंट का। जैसे हमारे केस में एक्सपेंस कितना है हमारा, 50,000 रुपये पर मंथ। तो एनुअल एक्सपेंस कितना होगा, 6 लाख। ये 6 लाख थ्रेश होल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, इसलिए टीडीएस डिडक्ट होगा एज द रेट ऑफ 10%। ओके। एंड स्टेप 5, जो पांचवा स्टेप है, इसमें हम इंटरनल अप्रूवल चेक करते हैं। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली नहीं होता। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन और एमएनसी। इसमें हम जिस डिपार्टमेंट का इनवाइस होता है उस समय कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है। जैसे रेंट के केस में यूजुअली ये एडमिन डिपार्टमेंट से हमें कंफर्मेशन लेना होता है कि ये इनवाइस आया है, ये एज पर एग्रीमेंट है या नहीं।
वो ये चेक करते हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट में पर मंथ रेंट 40,000 मेंशन, इनवाइस 50,000 का आ गया, तो फिर वो डिपार्टमेंट कंफर्म नहीं करेगा पेमेंट के लिए, डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देगा। बट अगर सब कुछ ठीक है तो डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ जाएगा। प्लस बजट एलोकेशन होता है सारे एक्सपेंस के लिए, तो पेमेंट भी उसी बजट से होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल अप्रूवल्स हम चेक करते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वहां पे एज एन अकाउंटेंट हम ही चेक करते हैं कि क्या जो भी एक्सपेंस है वो एग्रीमेंट के हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं। सपोज फॉर रेंट के केस में हमारा एक रेंट एग्रीमेंट होता है। उस रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि पर मंथ कितने रुपए का रेंट हम पे करेंगे, इनवाइस भी उतने का ही आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने 5 स्टेप देखा। सबसे पहला स्टेप इनवाइस रिसीव करना, सेकेंड स्टेप इनवाइस को वेरीफाई करना, थर्ड स्टेप जीएसटी चेक करना, चौथा स्टेप टीडीएस चेक करना, और पांचवा स्टेप इंटरनल अप्रूवल लेना। तो अकाउंटिंग से पहले आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं। इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले डेबिट क्रेडिट समझना पड़ेगा। तो डेबिट क्रेडिट मैंने काफी डिटेल में सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल में समझना है अलॉन्ग विथ 5 एग्जाम्पल, तो आप मेरा सेकेंड वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कवर करता हूँ कि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। हम अकाउंटिंग करने के 2 रूल होते हैं, एक होता है गोल्डन रूल, एक होता है मॉडर्न। तो हम मॉडर्न रूल के थ्रू समझेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली हम यही यूज करते हैं। ठीक है। तो जब भी एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो, इसको हम करेंगे डेबिट। जब भी लाइबिलिटी या इनकम इंक्रीज हो, तो लाइबिलिटी इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर इसका अपोजिट केस आए, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट की जगह पे हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। और लाइबिलिटी इनकम इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज होने लगे, तो हम क्रेडिट की जगह पे उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारे पास इनवाइस आया है ऑफिस रेंट का, जिसमें ऑफिस रेंट है 50,000, जीएसटी है 9,000, टोटल वैल्यू हो गई 59,000। हमें अब डिसाइड करना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ऑफिस रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। जीएसटी हमारे लिए क्या है, एसेट। क्योंकि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगा, जिसको हम अपने किसी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज करें। तो ये हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है। एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट को भी, जीएसटी को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वेंडर, जो हमारा लैंडलॉर्ड है, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। जब भी हमें रेंट पे करना है, तो रेंट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक लाइबिलिटी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए वेंडर के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। और पीछे स्टेप्स में मैंने देखा था कि टीडीएस की भी एप्लीकेबिलिटी आती है। ठीक है। तो ये 194 आई में कवर होगा रेंट, और इस पे टीडीएस कितना कटेगा, 10%। तो टीडीएस हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। और टीडीएस क्या, लाइबिलिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टीडीएस हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो इसलिए टीडीएस को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। टीडीएस का रेट क्या होगा, टीडीएस का रेट होगा 10%। बट टीडीएस लगेगा किस पे, 59,000 पे या 50,000 पे। तो इसके लिए सीबीडीटी का एक सर्कुलर है कि जब भी किसी इनवाइस पे एक्सपेंस अमाउंट और जीएसटी सेपरेटली दिखाया गया हो, तो आप हमेशा टीडीएस किस पे काटोगे, एक्सपेंस अमाउंट पे। तो टीडीएस किस पे कटेगा, 50,000 पे। ठीक है। अब इसकी एंट्री देखते हैं। इसमें रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा 50,000 से, इनपुट जीएसटी डेबिट होगा 9,000 से, और टीडीएस पेएबल क्रेडिट होगा 5,000 से, वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा 54,000 से। ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। इम्पैक्ट देते हैं फाइनेंशियल में, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जो रेंट एक्सपेंस होता है ये पीएनएल में जाता है, क्योंकि सारे एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जो वेंडर की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। आप एक इमेजिन करो कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ रहा है वेंडर की लाइबिलिटी, टीडीएस पेबल भी लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, और इनपुट जीएसटी कहाँ जाएगा, एसेट साइड। ठीक है। तो ये दोनों लाइबिलिटी में जा रहे हैं, इनपुट जीएसटी जा रहा है एसेट में, और रेंट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस।
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में प्लेस कर देगा, बट हमें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि कैसे ये फ्लो क्या होता है। ठीक है। जैसे सपोज अगर हम टैली यूज करते हैं तो टैली में सिर्फ हमें एंट्री करनी है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। आप एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रायल बैलेंस सारी जगह चला जाएगा, बट हमें एक बार फ्लो पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग। अब हम आते हैं पेमेंट प्रोसेस पे। अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, अब आया पेमेंट का प्रोसेस। एक क्वेश्चन आता है, क्या कॉर्पोरेट में डेली बेसिस पे सारे पेमेंट्स होते हैं, एक इनवाइस बुक किया तुरंत पे शाम को पे कर दिया? नहीं। कॉर्पोरेट में क्या होता है, पेमेंट के अलग अलग साइकिल होते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे मान लो अगर हम किसी एक मंथ का एग्जांपल ले, जनवरी का, 1 से 10 के जो इनवाइसेज हैं, 1 जनवरी से 10 जनवरी के, वो एक साइकिल में जाएंगे। ठीक है। 11 से 20 के इनवाइसेज सेकंड साइकिल में जाएंगे। 21 से 30 के बीच जो 31 जनवरी के जो इनवाइसेज है वो थर्ड साइकिल में जाएंगे। और अकॉर्डिंगली 10, 20 और 30 को 3 बार पेमेंट होगी। कुछ कंपनी में ये एक जनरल प्रोसेस है, कुछ कंपनी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 8 भी हो सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि साइकिल्स में पेमेंट होते हैं। ठीक है। हमारा रोल क्या होता है एज एन अकाउंटेंट, हमें इनवाइसेस को की डिटेल बनानी होती है जिसको पेमेंट बैच बोलते हैं। ठीक है। पेमेंट बैच होता क्या है, एक एक्सेल होता है जिसमें सपोज हम 1 से 10 की बात बात करें, अगर 1 से 10 जनवरी की, तो 1 से 10 के जनवरी में फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिसीव्ड 5 इनवाइसेस। देन व्हाट वी नीड टू डू, we just need to mention all the details of invoices in an Excel sheet, which cover name of vendor, उसका जीएसटी, उस पे बेसिक वैल्यू क्या है, जीएसटी अमाउंट क्या है, टोटल इनवाइस वैल्यू क्या है, नेट पेएबल क्या है, किस डिपार्टमेंट का इनवाइसेज है। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि ये भी वेरी करेगा कि किसी कॉर्पोरेट में ज्यादा डिटेल चाहिए होता है, किसी कंपनी में थोड़े कम डिटेल चाहिए होते हैं, बट ये बैच होता है, ये सब जगह होता है। एक पेमेंट बैच का कॉन्सेप्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ये बैच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को भेजेंगे अप्रूवल के लिए। ठीक है। मैनेजमेंट मतलब अपने सीनियर लेवल पे भेजेंगे, मे बी सीएफओ अप्रूव करते हो या फाइनेंस मैनेजर अप्रूव करता हो, जो भी जिनके पास भी ये जाएगा अप्रूवल के लिए, वो मैनेजमेंट इनको अप्रूव करेंगे। फिर जो अप्रूव बैच होता है उसको हम अपलोड करते हैं बैंक के पोर्टल पे। जैसे मान लो हमारा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक। ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक में हमारा एक लॉगिन क्रेडेंशियल होगा। एज एन अकाउंटेंट हमें अपलोडिंग राइट्स मिलता है। अप्रूवल राइट किसके पास होता है, वो सीनियर मैनेजमेंट के पास होता है। मे बी सीएफओ, मे बी डायरेक्टर, मे बी सीईओ, मे बी फाइनेंस मैनेजर, उनके पास अप्रूवल का राइट होता है। तो जब ये बैच हमारा अप्रूव हो जाता है तो हम बैंक के पोर्टल पे इसको अपलोड करते हैं। बैंक के पोर्टल पे अपलोड करने के बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली चला जाता है अप्रूवल के लिए। और अप्रूवर का काम होता है उसको अप्रूव करना। जब वो अप्रूव कर देता है तो पैसा ऑटोमेटिकली चला जाता है वेंडर के अकाउंट में। ठीक है। ये प्रोसेस फॉलो हो गया पेमेंट का। इसके बाद हम करते हैं पेमेंट की अकाउंटिंग। हमने कितना पे किया वेंडर को, 59,000 का इनवाइस था जिसपे 5,000 टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो हमें पे करना था 54,000। ठीक। तो वेंडर हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज। और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। ये हमने अभी पीछे स्लाइड्स में पढ़ा था। ठीक है। बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट जब भी डिक्रीज होता है एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ हमें टीडीएस का भी पेमेंट करना होगा। टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है, 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ। जैसे अगर हम जैन की बात करें तो वो 7 फरवरी होगा। मार्च के केस में क्या होता है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, बट बाकी 11 मंथ में, मतलब अप्रैल टू फेब, हर महीने की 7 तारीख हमारी ड्यू डेट होती है। ठीक है। तो सपोज हमने टीडीएस पे कर दिया 6 फरवरी को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, टीडीएस हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगा हम क्या करेंगे, उसको डेबिट। बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट। और एसेट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब एसेट डिक्रीज हो तो एसेट को हम करते हैं क्रेडिट। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी,
टीडीएस पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से? 5,000 से, क्योंकि 5,000 हमने डिपॉजिट किया 6 फरवरी को। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी बन गई। एक चीज देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं वेंडर इनवाइसिंग बुक करते टाइम। कई बार हम टीडीएस का डिडक्शन ही नहीं करते, हमने सिंपल एंट्री करी और पूरा 59, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने क्या किया, पूरा 59,000 पे कर दिया, टीडीएस काटा ही नहीं। इसको अभी देखते हैं थोड़ी देर में। दूसरी गलती क्या होती है? इनकरेक्ट एक्सपेंस हेड। हमने रेंट एक्सपेंस की जगह पे रेंट पेबल अकाउंट डेबिट कर दिया, या एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वेंडर को ही डेबिट कर दिया पहली बार, उसी को क्रेडिट कर दिया, या कुछ भी हमने हेड ही गलत कर दिया। तो एक तो हेड की गलती होती है। नॉर्मली क्या होता है कि कई बार रेंट के केस में तो नॉर्मली हम रेंट एक्सपेंस ही डेबिट करते हैं, बट और भी कई सारे एक्सपेंस हैं जिसमें, जैसे मान लो कोई लीगल एक्सपेंस है, हमने किसी और हेड में डेबिट कर दिया, तो ये कई बार गलती होती है। एक होता है जीएसटी एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या हमारे इनवाइस पे जो जीएसटी लग के आ रहा है वो इलिजिबल है या इन एलिजिबल है? अब इलिजिबल इन एलिजिबल क्या होता है? ये जीएसटी में एक सेक्शन है इसके लिए स्पेसिफिक, जो ये बताता है कि ऐसे कौन से एक्सपेंस पे जीएसटी हमें, जिनका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, जैसे कुछ पर्सनल नेचर के एक्सपेंस है। ठीक है, उसकी एक कंप्लीट लिस्ट है, उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि हमारे केस में जीएसटी मान लो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट एग्जांपल देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो, उसमें जीएसटी एलिजिबल था, तो उस टाइप से एंट्री हुई। एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जीएसटी एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल नहीं है तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो हमारे लिए एसेट नहीं है, हम उस जीएसटी को यूज नहीं कर सकते आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। हमारे लिए वो जीएसटी क्या है? एक्सपेंस। मतलब आपके पास 50,000 रेंट, 9,000 जीएसटी का जो इनवाइस आया था 59,000 का, वो पूरा का पूरा 59,000 आपके लिए एक्सपेंस बन जाए, अगर अगर आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तो। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? इस केस में हम पूरा का पूरा 59,000 रेंट एक्सपेंस में डालेंगे। बाकी टीडीएस हम कितने डिडक्ट करेंगे? टीडीएस हम 5,000 ही डिडक्ट करेंगे, क्योंकि टीडीएस हमेशा किस वैल्यू पे होता है? बेसिक वैल्यू पे, भले ही जीएसटी इनएलिजिबल है, बट उस पर टीडीएस हम डिडक्ट नहीं करेंगे। और वेंडर को हम पहले भी 54 पे कर रहे थे, अभी 54 पे करेंगे, इसलिए वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 54,000 से। एक बार क्विक रिकैप करते हैं, अभी तक हमने जो भी एक कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा है कि हमारे कंपनी में कोई इनवाइस आया, उससे लेकर पेमेंट तक का। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अकाउंटेंट का काम सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री करना नहीं होता है, बल्कि इनवाइस को चेक करना, जीएसटी दे चेक करना, जीएसटी का रेट चेक करना, टीडीएस चेक करना, अप्रूवल देखना, और सबसे लास्ट प्रोसेस आता है पेमेंट का। ठीक है, तो इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कंपनी में, जो हमने अभी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सैलरी और रिम्बर्समेंट अकाउंटिंग देखेंगे, जहां जीएसटी नहीं होते लेकिन पेरोल की कंप्लायंसेज होती है। जैसे सैलरी हमारे लिए क्या इंटरनल एक्सपेंस है, तो वहां पे जीएसटी तो नहीं लग के आएगा, बट टीडीएस डिडक्ट होगा, पेरोल के क्या कंप्लायंसेज होते हैं, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इनकम अकाउंटिंग भी सीखेंगे आगे, एसेट की अकाउंटिंग देखेंगे, मंथ एंड का क्लोजिंग प्रोसेस देखेंगे। मंथ एंड क्लोजिंग प्रोसेस में एक्रूवल, प्रीपेड, ये सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग को रियल कॉर्पोरेट वे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।